Hello everyone, a very warm welcome to all of you to Physics Asylum, and today we are going to discuss about dimensions and the principle of homogeneity of dimensions. इन दो चीज़ों की आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी यूनिट्स की, हमने यूनिट्स को डिफाइन किया, यूनिट्स क्या हैं, और आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन की। हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स, क्लास 11th। यूनिट्स को लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस को। तो हमारी जो यूनिट्स हमने बात की थी दैट यूनिट्स आर सेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। यूनिट्स आर सम सेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, सेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। हम फिजिक्स में हमेशा एक स्पेसिफाइड प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू प्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अगर हम इस रूम के टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम एक प्रिसाइज वैल्यू देंगे कि टेम्परेचर यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस है, और सभी उस बात पर, उस एक मेजर्ड वैल्यू पर एग्री करते हैं। सो यूनिट्स आर सेट स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर मेजरिंग, से वी आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस पेन, इसी पेन की लंबाई को मेजर कर रहे हैं, और मैं अगर स्टैंडर्ड मानता हूं अपनी फिंगर की लेंथ को, तो मैं इसकी लेंथ बताऊंगा डेट द लेंथ ऑफ दिस पेन इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द सेट स्टैंडर्ड। सो हम कोई भी स्टैंडर्ड चूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग उसके ऊपर एग्री करें। इंडिया के अंदर, रशिया के अंदर, चाइना, किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो वो सेट स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। सो द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 2 times द स्टैंडर्ड। और लेंथ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट एसआई सिस्टम में सेट की हुई है वो है मीटर। जब भी हम बात करते हैं कि ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है, यानी कि इट इज 80 times दैट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मीटर। सो यूनिट्स आर सेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। इसी तरीके से हमने मास के लिए भी कोई स्टैंडर्ड पहले से ही तय कर रखे हैं। 1 kg पूर्व निर्धारित है कितना होता है, और बाकी सभी ऑब्जेक्ट का मास उसके कंपैरिजन में मेजर किया जाता है दैट हाउ मेनी टाइम्स, अगर मैं अपना मास मेजर करूंगा, हाउ मेनी टाइम्स आई एम हैवियर देन द स्टैंडर्ड सेट ऑफ मास, एंड द स्टैंडर्ड सेट इज 1 kg। उसका प्रोटोटाइप हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली के अंदर रखा रहता है, और हर कंट्री एक प्रोटोटाइप मेंटेन कर रखता है, और उसी के हिसाब से जितने भी हमारे पास वेट्स एंड मेजर हैं उनको कैलिब्रेट किया जाता है। Now let us talk about dimensions. Dimensions. सर, जब हम बात कर रहे हैं that I want to know the length of this pen. Length is different thing. Suppose you want to know the temperature of this pen. So temperature is an entirely different thing. And suppose you want to know what is the mass of this pen. Sir, mass is entirely different thing. So for the same object, this same pen, we can talk about its length, we can talk about its mass, and we can also talk about its temperature. Length, mass, temperature. लेंथ एक एंटायरली डिफरेंट चीज है अगर आप इसको कंपेयर करोगे मास से। लेंथ और मास, अपने दिमाग में सोच को देखो कि एंटायरली डिफरेंट थिंग है। टेम्परेचर, मास, एंटायरली डिफरेंट थिंग। टेम्परेचर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मास एंड लेंथ। सो अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है दिस इज द नंबर 2, दिस इज द नंबर 2, न्यूमेरिकल डिजिट 2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कुछ नहीं, गणित में सिर्फ दिस इज द नंबर 2। बट इफ यू विल राइट 2 मीटर और 2 kg और 2 डिग्री सेल्सियस, द मीनिंग एंटायरली इज डिफरेंट। 2 मीटर का मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है 2 kg से, एंड 2 kg इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस। सो मीनिंग एकदम से चेंज हो जा रहा है। जब मैं यहां पर कह रहा हूं 2 मीटर, इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ। जब मैं यहां पर कह रहा हूं 2 kg, आई एम टॉकिंग अबाउट मास। जब मैं यहां पर कह रहा हूं 2 डिग्री सेल्सियस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर।
सो मास, लेंथ, टेम्परेचर ये एंटायरली डिफरेंट थिंग्स हैं। हम जब लेंथ मेजर कर रहे हैं हम कुछ और मेजर कर रहे हैं, जब हम मास मेजर कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, यानी कि वो एक अलग डायमेंशन है। जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, यानी कि टेम्परेचर एक अलग डायमेंशन है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें हम मेजर कर रहे हैं, दीज आर दी डायमेंशंस। मैं इन्हीं को ही डायमेंशंस बोल रहा हूं। सो मास इज एंटायरली डिफरेंट डायमेंशन, टाइम इज अ डिफरेंट डायमेंशन, लेंथ इज अ डिफरेंट डायमेंशन एंड मास इज अ डिफरेंट डायमेंशन। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की थी। सो वी आर हैविंग टोटल ऑफ 7 fundamental quantities. We have 7 fundamental quantities, and those fundamental quantities are, we have length, mass, time, temperature, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and the amount of substance. तो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इन्हीं के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड पहले से ही पूर्व निर्धारित किए हुए हैं। और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप सोच सकते हैं, जो भी चीज़ें फिजिक्स के अंदर नापी जा सकती हैं, जिन भी चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं, वो उन सभी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस इज लेंथ, सो डिस्टेंस इज लेंथ अपॉन टाइम। इसी तरीके से हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स इज मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। सो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्हीं के अंदर हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। सो लेंथ is measured in meters and the dimensional symbol for length is L. So length को हम मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर, मीटर का सिंबल है स्मॉल m and dimensional symbol is L. For mass is measured in kg but its dimensional symbol is capital M. ठीक है, हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल यूज कर लिया L, और इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल सिंबल। हम क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ। सो दिस इज मास, मास के लिए हमने डायमेंशनल सिंबल यूज किया m। ऐसी ही टाइम, जिसको हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, सेकंड इज द सेट स्टैंडर्ड, और इसके लिए डायमेंशनल सिंबल हम यूज करते हैं t। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए, जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, और इसके लिए डायमेंशनल सिंबल भी हम यूज करेंगे k। करंट के लिए डायमेंशनल सिंबल, जिसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, इसके लिए डायमेंशनल सिंबल हम यूज करेंगे I। एंड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करेंगे CD, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करेंगे MOL, मोल। सो L, M, T, K, I, CD एंड MOL, ये सभी क्या है, डायमेंशनल सिंबल्स ऑफ ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज। और ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी कि आप मास को इन बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में नहीं लिख सकते, हम लेंथ को बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं लिख सकते। ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। लेंथ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मास, मास इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ दीज, टेम्परेचर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ दीज। सो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस जो हम मेजर कर रहे हैं, और ये सारी की सारी जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, इनके डायमेंशनल सिंबल मैंने यहाँ पर लिख दिए। So we have, for mass, dimensional symbol is capital M. For length, dimensional symbol is capital L. For time, dimensional symbol is capital T. For
temperature, dimensional symbol is K. For current, dimensional symbol is I. luminous intensity और amount of substance की अभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. So these are all the dimensional symbols. अब ये डायमेंशंस मैंने आपको समझाया कि डायमेंशन है क्या. हम जब मास की बात कर रहे हैं, मास इज एंटायरली डिफरेंट, या जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, मास और टाइम में कोई मेल है? कोई मेल नहीं है. इसी तरीके से टाइम, टेम्परेचर, कोई मेल है? ये अलग ही चीजें हैं. तो जब हम बात करते हैं 2 kg या 2 डिग्री सेल्सियस या 2 मीटर, ये सारी अलग अलग चीजें हैं. और ये जो अलग अलग चीज हम मेजर कर रहे हैं, इन्हीं को हम डायमेंशंस बोल रहे हैं. नाउ लेट अस कंसीडर फोर्स. एक एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स. और हमने अपनी 9th क्लास के अंदर पढ़ा है दैट F इज इक्वल टू ma. फोर्स इज मास टाइम्स acceleration. So mass is measured in kg, kilogram, and acceleration is measured in meter per second square. Mass is measured in kilogram, acceleration is measured in meter per second square. अब kg के अंदर हम क्या मेजर करते हैं? मास. सो मास का डायमेंशनल सिंबल मैं यहां पर लिख देता हूं. इन kg व्हाट डू वी मेजर? वी मेजर मास. मैंने यहां पर मास का डायमेंशनल सिंबल लिख दिया. इन मीटर्स क्या मेजर करते हैं? वी मेजर लेंथ. एंड इन सेकंड्स हम क्या मेजर करते हैं? टाइम. सो इट इज सेकंड स्क्वायर, सो टाइम स्क्वायर. सो डायमेंशनल सिंबल फॉर फोर्स इज MLT-2. डायमेंशनल सिंबल फॉर फोर्सेस, हमेशा डायमेंशनल सिंबल की रिप्रेजेंटेशन होगी स्क्वायर ब्रैकेट. हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल सिंबल को. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज MLT-2. MLT-2. दिस इज द डायमेंशनल सिंबल फॉर फोर्स और द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स. सो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू MLT-2. क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? m to the power 1, L to the power 1 एंड T to the power -2. सो हम जानते हैं कि फोर्स की डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम तीनों के अंदर है. हम बिना टाइम के फोर्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी एक्सीलरेशन की बात होगी तो वहां पर टाइम का फैक्टर आएगा ही. हम बिना लेंथ के फोर्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस, हाउ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, वो वेलोसिटी होगा. और वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है समय के साथ, वो एक्सीलरेशन होगा. सो बिना मास, बिना लेंथ और बिना टाइम के वी कैन नॉट गेट फोर्स. सो फोर्स की डायमेंशन इन तीनों के अंदर ही है. फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और फोर्स के डायमेंशन मास, लेंथ, टाइम इन तीनों के अंदर ही है. ये मतलब है इस डायमेंशनल फॉर्मूला का. सो व्हेन वी राइट इज m to the power 1, L to the power 1 एंड T to the power -2, यहां पर मतलब है हम इसको लिखते हैं दैट डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 2 in time, -2 in time, and 1 in length. So dimension of force is 1 in mass. ये जो पावर्स हैं हम इनको डायमेंशन बोल देते हैं. मैथमेटिकली हम इनको बोल रहे हैं भाई मास में कितने डायमेंशन है? 1. लेंथ में कितनी है? 1. टाइम में कितनी है? -2. सो इट इज MLT-2 और हमेशा ही ये प्रोडक्ट में लिखा जाता है. इट इज MLT-2. ये डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT-2. 1 in mass, 2 in time, 1 in length एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एंड इट इज 0 in all other physical quantities.
अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर में कितनी इसकी डायमेंशन है, सो इट इज k टू द पावर 0। कोई पूछे करंट में इसकी कितनी डायमेंशन है, सो इट इज I टू द पावर 0। मोल में कितनी डायमेंशन है, दिस इज मोल टू द पावर 0। सो बाकी सभी के अंदर डायमेंशन 0 है और लेंथ मास टाइम के अंदर डायमेंशन 1 1 एंड -2। सो दिस इज हाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला आर रिटन फॉर ऑल दीज क्वांटिटीज। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कोई नंबर, जैसे हम लिखते हैं 5 इज जस्ट अ नंबर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 5 जब आप नंबर देखते हो आपके दिमाग में 5 के सिवा और कुछ नहीं आएगा। बट व्हेन वी राइट इट एज 5 सेकेंड्स और 5 kg और 5 डिग्री सेल्सियस, तब आप इस पॉइंट को अप्रिशिएट कर पाओगे कि यार 5 सेकेंड और 5 kg, ये बिल्कुल ही हम दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। 5 किलो और 5 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये यूनिट सामने लगते ही मीनिंग एंटायरली चेंज हो जाता है। 5 सेकेंड टाइम के अंदर है, 5 kg मास के अंदर है, और इसी चीज़ को हम डायमेंशन कह रहे हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर हम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया फोर्स जो है मास लेंथ टाइम तीनों के अंदर ही होगी। बिना मास लेंथ और टाइम के हम फोर्स की बात नहीं कर सकते। और कितना कितना है, मास के अंदर डायमेंशन 1 है, लेंथ में 1 और टाइम के अंदर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। और यही मतलब है डायमेंशन का कि हम किस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। टाइम एक बहुत अलग चीज़ है, मास एक एंटायरली डिफरेंट थिंग है, और टेम्परेचर एक एंटायरली डिफरेंट थिंग है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। असल में देखा जाए तो ये प्रिंसिपल ही नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है अबाउट नेचर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ एक प्रिंसिपल है, और ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी चीजें हमको बताता है। तो आइए इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पॉइंट ए से ट्रेवल किया, दिस इज पॉइंट ए, आपने ट्रेवल किया, आप पॉइंट बी पर पहुंच गए और आपको 2 सेकंड का समय लगा। यू अगेन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी एंड यू रीच्ड पॉइंट सी। बी से सी तक जाने में आपको फिर से 2 सेकंड का समय लगा। और मैं आपसे अगर कहूं कि टोटल टाइम ट्रेवल कितना हुआ, सो आपको यहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। आप कहोगे दैट टोटल टाइम ट्रेवल्ड इज 4 सेकेंड्स। वेरी सिंपल। आई एम हैविंग अ ब्रिक ऑफ 2 kg। इसके ऊपर मैंने दूसरी एक ईंट उठाकर रख दी विच इज ऑफ 1 kg। अब मैं आपसे पूछूं कि कंबाइंड मास कितना हुआ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी ये बोलने में दैट द कंबाइंड मास इज 3 kg। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी आर हैविंग अ ब्लॉक कैप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और सपोज करो आपने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुल किया 4 न्यूटन की फोर्स से। मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं, मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं 1 न्यूटन की फोर्स से। और अब मैं पूछूं कि इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, सो नेट फोर्स इज 3 न्यूटन। द नेट फोर्स इज 3 न्यूटन। नाउ वन मोर थिंग। सो यहां हमने देखा कि टाइम व्हेन एडेड टू टाइम दिस इज गिविंग अस टाइम। भाई 2 सेकंड, ये भी क्या था टाइम। बी से सी तक 2 सेकंड लगे, ये भी टाइम है। टाइम एडेड टू टाइम दिस इज गिविंग अस 4 सेकंड एंड दिस इज ऑल्सो टाइम। यहां पर मास में मास को ऐड किया तो हमें क्या मिला,
मास, 1 kg भी मास है प्लस 2 kg ये भी मास है, और हमें क्या मिला 3 kg मास, दिस इज ऑल्सो मास. सो मास एडिड टू मास गिव्स अस मास. सेम उसी तरीके से 4 न्यूटन फोर्स और 1 न्यूटन फोर्स, इनको हमने जोड़ा तो हमें मिली 3 न्यूटन फोर्स. सो फोर्स एडिड टू फोर्स इज गिविंग अस फोर्स. फोर्स एडिड टू फोर्स इज गिविंग अस फोर्स. बहुत ही कॉमन चीज है भाई, टाइम में टाइम को ऐड करोगे तो टाइम ही मिलेगा, मास में मास को ऐड करोगे तो मास ही मिलेगा. अगर मैं डंबल उठा लूंगा अभी 20-20 किलो के, तो मेरा वजन 20 और 20 ये आप उसमें ऐड कर दोगे, मेरे वजन के अंदर वो ऐड हो जाएगा. बट नाउ कंसीडर वन थिंग, सपोज योर फादर इज सेइंग टू यू दैट प्लीज गो टेक माई ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट 3 seconds इनटू इट. तो थोड़ी देर के लिए आप भी तिल मिला जाओगे. आपके बाप क्या बोल रहे हैं, आप गिलास लेकर जाइए और गिलास में 2 सेकंड डालकर लाओ, या मेरा दूध लेकर जाओ, इसके अंदर आप 2 सेकंड डालकर लाओ. या फिर वो आपसे बोल रहे हैं कि 5 मीटर रस्सी में 2 किलोमीटर ऐड कर दो, या वो आपसे बोल रहे हैं कि 5 मीटर रस्सी के अंदर 4 सेकंड ऐड कर दो. तो थोड़ी देर के लिए आप घबरा जाओगे कि पिताजी कुछ नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हैं. सो एक चीज हमें यहां से समझ में आती है कि यार ग्लास के अंदर, वॉल्यूम के अंदर टाइम ऐड नहीं हो सकता. इफ योर फादर इज सेइंग टू यू दैट टेक दिस ग्लास ऑफ मिल्क एंड ऐड 1 किलोमीटर इनटू इट, ऐड 1 किलोमीटर टू 1 सेकेंड. अगर वो आपसे कह रहे हैं कि बेटा जरा 1 किलोमीटर में 1 सेकेंड ऐड कर दे आज, पिताजी ऑफिस से आए एंड ही इज सेइंग टू यू दैट प्लीज ऐड 1 सेकेंड टू 1 किलोग्राम और ऐड 1 सेकेंड टू 1 किलोमीटर और ऐड 1 किलोमीटर टू 1 kg. ठीक है, तो इस बात की कोई भी सेंस नहीं बन रही है. इस बात की इस भौतिक वर्ल्ड के अंदर, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, इस भौतिक संसार के अंदर कोई भी सेंस यहां पर नहीं बन रही है. 1 kg एडिड टू 1 सेकेंड, दिस इज नॉनसेंस. कोई मीनिंग नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में इसका. 1 किलोमीटर एडिड टू 1 सेकेंड, दिस इज नॉनसेंस. कोई मीनिंग नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में. एंड 1 किलोमीटर एडिड टू 1 kg, दिस इज ऑल्सो नॉनसेंस. कोई मीनिंग नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में इसका. ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि यार जब सेकंड के अंदर सेकंड ऐड करोगे, यानी कि टाइम में टाइम को ऐड करोगे तो टाइम ही मिलेगा. और इसको हम कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर. लेकिन जब हमसे कोई कहता है कि भाई 1 किलोमीटर में 1 सेकेंड ऐड कर दो, तो इसका फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है. ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉनसेंस. ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, हम इसको सिरे से खारिज कर सकते हैं कि इसका कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं. इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर दिस इज हैविंग नो मीनिंग. ऑल ऑफ दिस इज नॉनसेंस. अब फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर हम नेचर का अध्ययन कर रहे हैं. फिजिक्स के अंदर हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं. सो हम फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन कर रहे हैं. तो वो सारी की सारी चीजें जिनका इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई मीनिंग ही नहीं है, जो कि नॉन सेंस हैं, तो उसको हम क्या फिजिक्स में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे. हम फिजिक्स के अंदर सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिसका कोई फिजिकल मीनिंग है. एंड दिस इज नॉनसेंस. 1 kg एडिड टू 1 सेकेंड, हम यहाँ से कोई भी सेंस नहीं बना पा रहे हैं कि क्या सेंस है इस चीज़ की. दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस, इलॉजिकल. ठीक है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं. अगर कोई आपसे कह दे कि 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर ऐड कर दो, आप नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. सो मीनिंग ही नहीं है तो उसकी हम पढ़ाई नहीं करते हैं फिजिक्स के अंदर. So we study only those things which are consistent with this principle. इसी प्रकृति के बारे में कॉमन ऑब्जर्वेशन को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. यानी कि सिर्फ और सिर्फ
लाइक फिजिकल क्वांटिटी ही एक दूसरे में ऐड हो सकती हैं। टाइम को आप सिर्फ टाइम में ही ऐड कर सकते हो, और टाइम में टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको टाइम ही मिलेगा। मास में मास को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मास ही मिलेगा। फोर्स में फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे आपको फोर्स ही मिलेगी। लेकिन अगर आप फोर्स में मास को ऐड करोगे तो वो नॉनसेंस है। आप टाइम के अंदर केजी को ऐड करोगे वो नॉनसेंस होगी। सो यही प्रिंसिपल, यही प्रकृति का जो सिद्धांत है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के नाम से जानते हैं। सो दिस प्रिंसिपल सेज दैट ओनली like physical quantities can be added and subtracted. Only like physical quantities, only the like physical quantities can be added or subtracted. That is, time can be added to time, and time added to time will give you time. Mass can be added to mass, mass added to mass will give us mass. लेकिन mass और time को ऐड करेंगे, mass plus time is nonsense. Mass plus time is nonsense. Now sir, the next thing is, अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। आप सभी ने 9th क्लास के अंदर एक बहुत ही फेमस इक्वेशन यूज की थी। 9th क्लास में आप इस इक्वेशन का बहुत यूज करते थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी। अब फिजिक्स के अंदर अगर आप कोई भी नियम या कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के साथ। और जो क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइक फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन है तो वेलोसिटी ही, फाइनल है, इनिशियल है, उससे मतलब नहीं है। u ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन है तो वेलोसिटी ही। a इंटू टी, जरा इसको देखते हैं। a इज एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। सो इट इज गिविंग अस, यहां से हमारे पास निकल कर आया मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड ये डायमेंशन किसकी हो जाएगी, l बाई टी, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी। सो at is also having the dimension of velocity. Velocity is getting added to velocity only then you are getting velocity. जैसे 2 सेकंड के अंदर जब 2 सेकंड ऐड किया तो हमें 4 सेकंड मिला, टाइम में टाइम को ऐड किया तो टाइम मिला। ऐसे ही अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो ही वेलोसिटी मिलेगी। यानी कि जितनी भी फिजिकल इक्वेशंस हैं, फिजिक्स के अंदर जितनी भी इक्वेशंस हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के साथ कंपेटिबल होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से करेक्ट है, और हम इसको बोलते हैं दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और डायमेंशनली करेक्ट होने का क्या मतलब है, सर वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी ऐड करोगे तो ही वेलोसिटी मिलेगी। सेम इज दिस इक्वेशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, लेंथ। u इंटू टी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, उसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। t इज टाइम, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। सो u इंटू टी, दिस इज हैविंग द डायमेंशन ऑफ लेंथ। नंबर हाफ, सर हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ नंबर, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। a एक्सिलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ et स्क्वायर इज लेंथ। सो लेंथ कैन बी एडेड टू लेंथ, ओनली देन यू कैन गेट लेंथ। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। अब एक चीज हमारे सामने बहुत ज्यादा क्लियर है
कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर ट्रू होनी है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के साथ कंपेटिबल होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट. अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होती तो आप कभी भी इसको 9th क्लास में ना पढ़ते, क्योंकि फिर इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता. ये इक्वेशन कुछ फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर ये डायमेंशनली करेक्ट ना होती तो ये भी नॉनसेंस होती. और नॉनसेंस के एग्जांपल हमने देखे हैं. दैट 1 kg एडेड टू 1 सेकेंड इज नॉनसेंस. तो वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी ऐड करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे तो ही आपको लेंथ मिलेगी. और ये इक्वेशन इस प्रिंसिपल के साथ कंसिस्टेंट है. यानी कि फिजिक्स के अंदर जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए. So we can say that if any equation is dimensionally wrong, then it is इनकरेक्ट. इट इज 100% इनकरेक्ट. अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो 100% ही इनकरेक्ट होगी, वो गलत है. उसको आप सिरे से खारिज कर सकते हो. वो किसी भी फिजिकल रियलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं करेगी. एंड इफ एनी इक्वेशन इज dimensionally correct, if any equation is dimensionally correct, it may or may not be, it may or may not be correct, it may or may not be correct. अगर इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो पक्का 100% वो गलत है. लेकिन अगर इक्वेशन आपके डायमेंशनली करेक्ट है तो वो आपकी किसी फिजिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. वो एक्चुअल में करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर. तो अगर ध्यान से देखेंगे, s इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज लेंथ, ut is also having the dimension of length, meter per second into time, and at square, a is lt square and this is t square. So at square is also length added to length giving us length. So this equation is dimensionally correct. लेकिन ये correct है क्या? This is incorrect, क्योंकि यहां पर एक फैक्टर आता है हाफ का. द कांस्टेंट फैक्टर ऑफ हाफ इज मिसिंग. यानी कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट is actually incorrect. This equation is dimensionally correct but is actually incorrect. डायमेंशनली तो सही है लेकिन ये एक्चुअल में इनकरेक्ट इक्वेशन है. इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये जो कांस्टेंट हैं इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और ये डायमेंशनल ट्रीटमेंट की एक लिमिटेशन भी है. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, दैट यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट. सो एक लिमिटेशन याद रखिएगा, दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट the values of numerical constant using dimensional analysis
यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सर ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स का पता नहीं लग सकता है डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। सो आप किसी भी इक्वेशन के डायमेंशन चेक करके चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में किसी फिजिकल रियलिटी को कोरोस्पॉन्ड कर रही है या नहीं, वो एक्चुअल में किसी फिजिक्स के नियम को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। आप उस इक्वेशन को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। फिजिक्स की सारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होना ज़रूरी है। अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो आप श्योर हो जाइए 100% वो इक्वेशन गलत होगी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो भी वो गलत हो सकती है, क्योंकि ये मेथड डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, जो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, सॉरी नॉट डायमेंशनल कॉन्स्टेंट बट न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट को प्रेडिक्ट नहीं करता है। एंड वन एग्जाम्पल इज, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट the relation between some physical quantities. So एक और जगह जहां हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं वो है in deducing relation between physical quantities. In deducing relation between physical quantities. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को निकाल रहे हैं। सपोज वी विश टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। So time period, it may depend upon mass, it may depend upon the length of the pendulum। ठीक है भाई, मास पे डिपेंड कर सकता है या धागा कितना लंबा है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। और एक चीज बची ग्रेविटी, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और हमने यहां पर प्रोडक्ट टाइप की एक डिपेंडेंस अज्यूम की है। व्हाट आई हैव डन हियर, हमने ये डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप की ही है, मैंने इस चीज को अज्यूम किया है, ऐसा है नहीं, आई हैव अज्यूम्ड दिस। ओके, सो T इज इक्वल टू से K इज सम कांस्टेंट एंड लेट अस आल्सो सपोज कि मास में डायमेंशन A होगी, लेंथ में B होगी और G में C होगी। आई हैव अज्यूम्ड दिस। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट टाइप की जो डिपेंडेंस है वो अज्यूम की है। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड तभी वर्क करेगा जब ये डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप की होगी। सो दिस मेथड वर्क्स फॉर डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट टाइप, डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट टाइप। मैंने अज्यूम किया है कि टाइम पीरियड डिपेंड करेगा मास, लेंथ और ग्रेविटी की वैल्यू पर, और मैंने ये अज्यूम किया है प्रोडक्ट टाइप की रिलेशनशिप एक अज्यूम की है, और मैंने इनकी पावर्स A, B और C ली हैं। K इज सिंपली अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, m टू द पावर A, L टू द पावर B एंड G टू द पावर C। सो दिस इज दैट वी हैव टेकन। अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, टाइम पीरियड। सो दिस इज टाइम। राइट हैंड साइड पर ये जो भी पूरा प्रोडक्ट है इसकी डायमेंशन टाइम वाली ही होनी चाहिए। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। T इज m टू द पावर A, L टू द पावर B एंड G टू द पावर C। So it is K, it is m to the power A. I am using the dimensional symbol L to the power B and G is LT square to the power C. Okay, so it is m to the power A, L to the power B and L to the power C, so it is B plus C
and last is t to the power minus 2c. l की पावर b थी, l की पावर c, दोनों एक साथ लिख दिए, b plus c and t to the power minus 2c. Okay, this should be equal to t to the power 1. So from here you can see that on the left hand side, sir left hand side पे मास तो है ही नहीं, यानी कि मास में डायमेंशन कितनी है 0. लेफ्ट हैंड साइड पर लेंथ भी नहीं है, यानी कि लेंथ में भी डायमेंशन कितनी है 0. टाइम में डायमेंशन है 1, राइट हैंड साइड पर टाइम भी है. सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास निकल कर आएगा डेट a इज 0, b प्लस c दिस इज ऑल्सो 0, और तीसरी इक्वेशन हमारी निकल कर आई डेट 2c इज -1. सो यहां से निकल कर आता है डेट c इज -½ c इज -½ and if c is -½ b is half, c is -½ and a is 0. तो यानी कि सर यहां से निकल कर आया डेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिस इज इक्वल टू k न्यूमेरिकल कांस्टेंट, m में कोई डायमेंशन नहीं है, सो m to the power 0 and l to the power ½ and g to the power -½ so it is k अंडर रूट ऑफ l by g. और मैंने आपको ये लिमिटेशन भी बताई थी डायमेंशनल एनालिसिस की. एक्चुअल में टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ l by g एंड यहां पर टाइम पीरियड इज k अंडर रूट ऑफ l by g. यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से न्यूमेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. और दूसरी चीज कि सिर्फ और सिर्फ हमें करेक्ट रिलेशनशिप मिल सकती है जब फिजिकल क्वांटिटीज में डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप की होगी. अगर फिजिकल क्वांटिटीज में डिपेंडेंस सम टाइप की है तो वहां पर डायमेंशनल मेथड वर्क नहीं करेगा. सो हमने आज के लेक्चर में पूरा डायमेंशंस के मीनिंग को समझा, डायमेंशनल एनालिसिस को समझा, और हमने देखा कि किस तरीके से जितनी भी फिजिकल इक्वेशंस हैं वो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए. अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो कोई भी फिजिकल रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो एक नॉन सेंसिकल थिंग होगी. सो डायमेंशनल एनालिसिस में इतना ही, एंड इन द नेक्स्ट क्लास I will discuss with you the parallax method, how the distances, the longer distances, यानी कि जब हम चांद सितारे इनके डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करके किस तरीके से हम मेज़र कर पाएंगे. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द एरर एनालिसिस, और उसके बाद हम NCERT के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो उन सब के सॉल्यूशंस करने वाले हैं क्लास के अंदर. दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.